तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज के दिन ये दूसरा वीडियो एक ही दिन में कैसे आ रहा है। बात ही कुछ ऐसी। वो पहला वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके लगा रखा था और वो आप तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन उसके बाद एक नई डेवलपमेंट बाहर आती है इटली से। इटली का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन, इटली का ही नहीं पूरी दुनिया का भी माना जाता है, क्योंकि उसके तार बहुत से देशों के साथ और बहुत से धंधों के साथ जुड़े हुए थे। आज उसको इटली के प्रोविंस जो सिसिली है, जिसको हम सिसिलियन माफिया कहते हैं, उसकी राजधानी पलेर्मो, वहाँ के एक अस्पताल से पकड़ लिया गया। 30 साल से ये शख्स वांटेड था। एक नहीं, सैकड़ों मर्डर्स, हत्याएं, बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो। उसके बाद भी ये आदमी किसी के हाथ में नहीं आया। इतना छुपने के लिए, भेष बदलने के लिए और अपने लोगों के बीच इतनी पैंठ थी उसकी कि उसकी खबर किसी ने आज तक नहीं दी। 1993 से वांटेड है, मतलब पब्लिक के सामने नहीं आया, अंडरग्राउंड रहा। शायद अकेला आदमी है जो इतना लंबा समय इटली में रहते हुए, सिसिली में रहते हुए भी वहाँ की पूरी पुलिस फोर्स से छिप के रहता रहा और किसी ने उसकी खबर तक नहीं दी। उसका कारण है, मैं आपको बता देता हूँ, सिसिलियन माफिया की जो सबसे बड़ी सौगंध होती है, जो सबसे बड़ी कसम होती है जब वो माफिया ज्वाइन करते हैं, उसको कहते हैं कोड ऑफ साइलेंस, चुप रहने का कानून। आप पकड़े भी जाओ, मार खाओ जितनी मर्जी, मारे जाओ, लेकिन किसी का नाम नहीं बताना, एक दूसरे गैंग मेंबर का नाम नहीं लेना। ये सबसे बड़ा सिसिलियन माफिया का सरवाइव करने का तरीका रहा है सैकड़ों सालों से। जब से पायरेट के टाइम से लेके, जब सी पायरेट्स हुआ करते थे, तब से सिसिली एक आइलैंड है इटली के अंदर, बहुत बड़ी आइलैंड है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ से का जो माफिया है वो एक ज़माने में अमेरिका की पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करता रहा है। उसको कहते हैं कोसा नॉस्ट्रा, उसको कोजा नॉस्ट्रा भी कह देते हैं। अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, हर कंट्री के लोग अपने तरीके से ये नाम लेते हैं। अब कोजा नॉस्ट्रा का अगर आप मतलब पूछें, मीनिंग उसका क्या होता है, उसका मतलब होता है माई थिंग, ये मेरी चीज़ है, ये माई थिंग, मेरी मर्जी, या मेरा जो हुकूमत है जो चल रही है वो उसके ऊपर मनिस्टर करता है। मेरा, माई, माई मीन एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है। इसका जब लोगों ने ध्यान करना शुरू किया कि इस किस्म का नाम इटालियन माफिया को क्यों दिया जाता है, तो उसका मतलब जो मैंने पहले कहा था, कोड ऑफ साइलेंस, मैं अकेले शख्स के ऊपर ये पूरा गैंग चलता था। हर आदमी अपने आप में एक आइडेंटिटी होता था, सब इकट्ठे होते थे, लेकिन हर आदमी उसको अपना समझता था। माई थिंग, कोजा नॉस्ट्रा, ये वहाँ से इसका नाम पड़ा। अगर आप पकड़े भी जाते हो तो आप किसी का नाम नहीं बताओगे, लाख आपको तसीहे दिए जाएं, टॉर्चर किया जाए, लेकिन आप चुप रहोगे, नाम देने के हिसाब से चुप रहोगे। वैसे आप रो सकते हो, आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है, आप करा सकते हो, आप रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन माफिया में से किसी का नाम नहीं लेंगे। शायद यही कारण है कि दर्जनों मर्डर करने के बाद भी जब आदमी पकड़ा जाता है, उसके साथी पकड़े जाते हैं,
तो उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप उनके गैंग के जितने मर्जी मेंबर पकड़ लो, लेकिन वो कभी भी दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। यही एक कारण है कि इतनी सदियों से ये सिसिलियन माफिया सरवाइव करते आ रहा है। बात करते हैं एक बार फिर उस शख्स की जिसको आज सुबह इटालियन टाइम 10 बजे के करीब पकड़ा गया। उसका नाम है मैसीना देनारो। उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अपनी हो सकती है, इटालियन किसी और तरीके से बोलते होंगे, अमेरिकन किसी और तरीके से, लेकिन जो मैंने गूगल पे जाके उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनने की कोशिश की तो उसमें यही आ रहा था, मैसीना देनारो। ये शख्स 1962 का बॉर्न है। आज उसकी उम्र 60 साल है। 21 साल की उम्र में उस आदमी ने क्राइम करना शुरू किया और उस ज़माने का जो सबसे बड़ा इटालियन माफिया का बॉस था बर्नाल्डो, उसके साथ काम करना शुरू किया। और आज तक सिसिलियन माफिया का सबसे खतरनाक आदमी अगर कोई गिना जाता है तो वो बर्नाल्डो है। उसके साथ इसने काम किया और ये वही लोग हैं, इसी किस्म के लोग हैं जिनके ऊपर हॉलीवुड की ऑल टाइम सुपरहिट फिल्म बनी थी द गॉडफादर। ये वही सिसिलियन माफिया है। कभी अमेरिका में काम करता है, कभी इंग्लैंड में करता है, कभी मैक्सिको में, इटली में तो है ही है, आसपास के मुल्कों में भी। और इनके कारिंदे पूरे वेस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका में छाए हुए। मेन धंधा ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। क्योंकि जब तक आपको पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलता, सरपरस्ती नहीं मिलती, आप ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। कहा यह भी जाता रहा है एक ज़माने में सिसिलियन माफिया के अपने उतने वर्कर नहीं थे जितने उनके मंथली सैलरी लेने वाले लोग अलहदा अलहदा कंट्रीज़ की पुलिस फोर्स में थे। इतने बड़े लेवल पर रिश्वत दिया करते थे कि अपने लोगों से ज़्यादा पुलिस में लोग इनका काम करते थे। अंदर की खबरें भी मिलती थी जो इनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। सो दोस्तों, बात करते हैं 1993 से ये आदमी देनारो, ये तकरीबन पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहा है। अगर हम जो टेररिस्ट वगैरह छोड़ दें, जो अतवादी जिनको कहा जाता है, जिनकी डिफरेंट क्लास है, उनको साइड में कर दें, जिनमें उसामा बिन लादेन ये वो लोग आ जाते हैं। उनके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सबसे ज़्यादा वांटेड आदमी 1993 से यही आदमी रहा। और ये वांटेड क्यों हुआ वो भी आपको बता देते हैं। 1992 में 1992 में इसके लोगों ने 2 मजिस्ट्रेट्स, जज 2, जो वो अदालत चलाते थे जिनके पास माफिया के केस लगते थे, जैसे हमारे कंट्री में स्पेशल मकोका केस है या NIA की जो कुछ अदालतें हैं, NCB की अदालतें हैं, उस किस्म के जो क्राइम रिलेटेड केसेस थे, माफिया रिलेटेड केसेस, उनको ये 2 जज सुना करते थे। उनमें से एक का नाम था गोयानी फैल्कन और दूसरा था पाओलो बोरेलिसानो। ये 2 जजेस की गाड़ियों में बॉम्ब लगा के उनको मार दिया गया, क्योंकि ये दोनों बिके नहीं। इन लोगों को 6 महीने तक माफिया ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने गैंग मेंबर्स के खिलाफ जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी उनको ठंडा करने के लिए, जब ये 2 जजेस ने रिश्वत लेने से मना कर दिया, बार बार उनको कहने के बाद, धमकियां देने के बाद, डराने के बाद, तो दोनों लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। 93 में इस आदमी
के खिलाफ वो ट्रायल शुरू होती है और इसको उम्र कैद की सज़ा 2002 में सुना दी जाती है इन एब्सेंशिया। ये आदमी पकड़ा नहीं जाता, इसकी गैर हाजिरी में पूरी ट्रायल चलती है और उस ट्रायल के चलते हुए इसको उम्र कैद की सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा के लिए इसको दे दी जाती है, लेकिन ये आदमी हाथ नहीं आता। अब आपको बताते हैं कि ये सरवाइव कैसे किया इतना दिन। सिसिली में जो उनका जो कैपिटल सिटी है पालेर्मो, उसके नज़दीक एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है ट्रैपनी, ट्रैपनी भी कह सकते हो उसको। वहाँ का जो ज्योग्राफी है वहाँ की वो इस किस्म की है कि रॉक्स बहुत है वहाँ पे, जिसको हम पथरीले पहाड़ कहते हैं। उन रॉक्स की लोकल लोगों को बहुत जानकारी है। उन्होंने अपने जहन में, दिमाग में रॉक्स के नंबर रखे हुए हैं। किसी रॉक पे कोई नंबर लिखा नहीं होता, लेकिन शहर के लोगों को पता है कि ये रॉक जो है इसका नंबर 13 है, इसका नंबर 12 है, इसका 1 है, इसका 60 है, इसका 70 है। तो ये आदमी जब छुपा हुआ था, ये अकेला नहीं, इसके जो पूरे त्रैपनी के जो माफियासो हैं वो एक इस किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं कि आपको ढूंढना पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब रॉक्स जो है वो सैकड़ों मीलों में फैली हुई है। ये नहीं कि एक रॉक आधे मील पे है, दूसरी 1 मील पे है, 2 मील पे है। एक रॉक के पीछे दूसरी रॉक, उसके पीछे तीसरी रॉक है। और रॉक्स की भी उनकी जो हाइट है, जो दूरी है, उसके हिसाब से भी कुछ कोड वर्ड लोगों ने बना के रखे हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से, दहाकों से। लेकिन उस कोड को आज तक डी कोड वहाँ की पुलिस नहीं कर सकी कि कोड नंबर से वो रॉक का पता लगा सके। बहुत इंट्रिकेट सिस्टम है। अगर कहीं हाइट के हिसाब से वो कोड रखे जाते तो पुलिस शायद डी कोड कर लेती कि 1 नंबर की रॉक जो है सबसे ऊंची, 2 नंबर की उससे थोड़ी सी छोटी, 3 नंबर की उससे छोटी। ये भी नहीं है। अगर फासले के हिसाब से रखे कि 1 नंबर रॉक से 2 नंबर रॉक 4 किलोमीटर दूर है या 4 माइल दूर है, इस किस्म का कोई मेजरमेंट होता तो भी शायद पुलिस के रिसर्च डी कोड कर लेते, लेकिन नहीं। ओवर द जनरेशन्स उनका रॉक के जो कोड है वो ये माफिया के लोगों के पास रहते। शायद आम लोगों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन जो ये माफिया वहाँ पे आपको बता दूँ, फैमिलीज में ज़्यादा चलता है, क्लैन्स में। अगर बाप माफिया में है, उसके मरने के बाद बेटा आगे आ जाता है, उनके भाई बहनें, औरतें, बच्चे, लेडीज सब आते हैं इसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो इतने साल इसका अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का सिस्टम क्या था। एक छोटे से कागज़ के पुर्जे पे कोड वर्ड्स में एक मैसेज लिखा जाता था, जो एक ख़ास रॉक के नीचे रख दिया जाता था। उसके अलावा दूसरा टुकड़ा जिसके ऊपर खाली रॉक का नाम होता था, वो टुकड़ा उस शख्स के घर के पास या कहीं और नज़दीक उसके, वो भी किसी रॉक के पास रखा जाता था। और इनका कोई ऐसा टाइम सिस्टम होता था, कुछ बेल्स ऐसी बजती थी, चर्च की बेल्स कहो या कुछ इस किस्म का जो आवाज़ करते थे, कोई बैंड बजा के या समथिंग, कोई उसको सुन के लोगों को लगता था हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई मैसेज पड़ा है। उस सिंबल से ये लोग अपना मैसेज उठाते थे पर्ची, उसमें दूसरी रॉक का कोड लिखा होता था और उस आदमी को पता है कि ये कौन सी रॉक है। वहाँ से जाके दूसरा पुर्जा उठाया जाता था, उसमें से एक और रॉक का पता मिलता है आगे, उस पहाड़ का, पत्थर का। तीसरी चौथी जगह पे जाके इनको एक मैसेज मिलता था जिसमें ये लिखा होता था कि आपने करना क्या है। इसको मारना है, वहाँ से पैसा लेके आना है, इस आदमी को उठा के वहाँ से उठा के वहाँ पहुँचाना है। इस तरीके से इसको मिंजी सिस्टम कहते थे। इस तरीके से ये त्रैपानी के लोग जो हैं वो काम करते थे। और ये शख्स देनारो मेसिना,
ये इस पूरी इस जो कार्रवाई इस तरीके से चलती थी, उसकी वजह से 30 साल तक हाथ नहीं आया। शायद इसलिए इसको डायाबॉलिक भी कहते थे। अब डायाबॉलिक क्यों कहते थे, इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है जो इसके ऊपर लागू होता। बहुत साल पहले बच्चों के लिए कार्टून सीरीज बनी थी जिसका नाम था डायाबॉलिक। उसका जो हीरो है वो एक चोर होता है, थीप, और वो चोर है जो पकड़ा नहीं जाता कभी, जिसको कभी अरेस्ट नहीं किया जाता उस सीरीज में, कॉमिक सीरीज में, कार्टून सीरीज में, क्योंकि वो कहीं पकड़ा नहीं जाता, इसलिए वो डायबॉलिक का नाम डेनारो को दे दिया गया कि ये डायबॉलिक है, ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए शायद इतने साल वो लुक छिप के रहता रहा। हालांकि पुलिस को कुछ खबरें जरूर मिलती थी कि वो रोलेक्स की घड़ियाँ पहनता है और जो जैकेट पहनता है उसमें कॉलर पे फर लगी होती है और ब्राउन कलर की टोपियाँ पहनता है। इस किस्म की कुछ जानकारियाँ मिलती रही, लेकिन उस किस्म की ड्रेस उस इलाके में सैकड़ों लोग पहनते थे। ये खबरें आई, कुछ आदमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, चेहरा बदल लिया है। और आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि 1990 के बाद इस आदमी की ना तो किसी ने शक्ल देखी, ना इसकी कोई फोटोग्राफ सामने आई, ना इसकी कोई आवाज़ का सैंपल सामने आया, क्योंकि वो टेलीफोन वगैरह या रिकॉर्डेड मैसेज का इस्तेमाल ही नहीं करता था। आपको थोड़ा लगता होगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे दाऊद इब्राहिम से भी मिलती है। 1990 के बाद उसकी कभी कोई फ़ोटो सामने नहीं आई, कभी आवाज़ सामने नहीं आई। 93 में मुंबई के ब्लास्ट के बाद वो वांटेड हुआ, आज वो भी तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। इसी तरह ये आदमी भी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो 93 में जो ब्लास्ट हुए रोम, फ्लोरेंस और मिलन में, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए, उसके बाद ये आदमी अंडरग्राउंड हुआ। 2 जजेस को मारने के बाद और तहलका मचाने के लिए 3 इटली के बड़े शहरों में ब्लास्ट किए गए, जिसमें लोग मरे। एक बच्चे को भी इन्होंने किडनैप किया था, जो उस शख्स का बच्चा जो इनके खिलाफ गवाही दे रहा था। यहाँ तक चले जाते हैं ये लोग। और इसके चलते जब कभी सरकार को, वहाँ की पुलिस को खबर मिलती थी कि इस शख्स की शक्ल से मिलता जुलता आदमी कहीं देखा गया है, होता क्या था, अब इसकी नई फ़ोटो, जैसे दाऊद इब्राहिम की कोई फ़ोटो 1990 के बाद बाहर नहीं आई है, उसी तरह इस आदमी की कोई तस्वीर 90 के बाद बाहर नहीं आई थी। तो पुलिस ने क्या किया वहाँ की, उन्होंने जो लेटेस्ट टेक्निक है फ़ोटो जनरेशन का, कंप्यूटर से इसकी पुरानी एक फ़ोटो लेके 90 की, उसको 1-1 साल 6-6 महीने के हिसाब से आगे स्टडी करते करते एक नई तस्वीर बनाई गई। और देखिए कमाल है कि वो तस्वीर इसकी आज की तस्वीर अरेस्ट होने के बाद कितनी मिलती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतनी मेहनत की इटालियन पुलिस ने उसका आज की उम्र का चेहरा, आज उम्र उसकी 60 साल हो गई, 60 साल की उम्र में उसका उसी किस्म का चेहरा उन्होंने बनाया कंप्यूटर की मदद से जो आज उसका है। उसी के चलते 2 बार, एक बार इटली में एक शख्स कहीं देखा गया रोम में जिसकी शक्ल इससे कुछ मिलती थी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया इमीडिएटली, लेकिन बाद में पता चला ये वो नहीं है। अभी पिछले साल 2021 में, 2 साल पहले, नीदरलैंड का एक शहर है हेग, हेग में एक रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा खाना खा रहा था और वहीं पे यूरोपोल जो है, इंटरपोल की यूरोप की जो ब्रांच है पूरी, अभी जो यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन बनी है, उनका एक सेपरेट विंग बन गया, उसको यूरोपोल कहते हैं। उनके पास इटालियन पुलिस का इमरजेंसी मैसेज पहुंचता है कि इंटरनेशनल जो इंटरपोल का जो वारंट इशूड है एक डेंजरस क्रिमिनल के लिए, माफिया बॉस के लिए, वो बॉस हेग के फलां रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा है। और नीदरलैंड की पुलिस 50-60 आर्म
उनके कमांडोज लेके इमीडिएटली उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा थैला वो साथ में लेके आए थे और एक स्पेशल किस्म का थैले किस्म की भी चीज़ साथ में लेके आए थे। रेस्टोरेंट में घुसते ही इसके पहले कि वो शख्स को कुछ अंदाज़ा हो उसके साथ क्या होने वाला है, उसके मुंह पे सर पे वो थैला डाल दिया और उसको बंडल करके उठा के ले गए। और जब वो आदमी की पुलिस स्टेशन में जाके इंटरोगेशन हुई तो पता चला वो फार्मूला 1 रेस का बहुत बड़ा फैन था और कोई रेस देखने वहाँ पहुँचा हुआ था। वो भी ये आदमी नहीं था। अब इन 2 एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि भले इतना लंबा समय हो गया था 30 साल का, लेकिन इटालियन पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए, इतने तहकीकात होने के बाद भी ये आदमी जिसको कहते थे कि ये एक समय, एक बार और बता दूँ आपको, इटालियन माफिया का आज तक का सबसे बड़ा जो एक ज़माने में बॉस रहा है टोटो रिना, ये उसका प्रैक्टिस था। टोटो रिना ने इस आदमी को क्राइम की दुनिया में चलना सिखाया था। टोटो रिना बहुत डेंजरस क्रिमिनल था और उससे इसने जो गुर सीखे वो सारी उम्र इसके काम आए। इसी दौरान जब ये हाथ नहीं आ रहा था, 3 साल पहले पुलिस ने इसके नज़दीकी रिश्तेदारों को पकड़ना शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि परिवार के तकरीबन सब लोग, पूरा क्लैन जो कबीला होता है वो सब क्राइम में इन्वॉल्व होता है। इसकी सगी बहन पैट्रिसिया को भी उठा लिया गया था। इसके कज़न, भाई, मामा, चाचा, ताया जो होते हैं, तकरीबन 70 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था एक और केस में। लेकिन बेसिकली पर्पज़ ये था कि शायद फैमिली प्रेशर की वजह से ये आदमी हाथ में आ जाए। लेकिन वो कोड ऑफ साइलेंस, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, उसके चलते हुए किसी ने भी नहीं बताया कि वो आदमी है, और वो भी तब जब ये आदमी कैंसर से सफ़र कर रहा था। अब देखिए मोड़ कैसे आता है। वो शख्स इतना लंबा समय जो हाथ नहीं आया, कैसे मजबूर हुआ अपने छुपी हुई जगह से निकलने के लिए और एक हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए, क्योंकि उसको केमोथेरेपी करवानी थी। उसका कुछ दिनों के बाद केमोथेरेपी के सेशन चलते थे और उस किस्म का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इसके अपने इलाके में त्रापानी में नहीं था। तो इस आदमी को सिसिली की राजधानी में जाना पड़ता था, पलेर्मो में, और वहाँ पे एक नकली नाम इस आदमी ने रखा हुआ था, आइडेंटिटी चेंज की हुई थी, उस नाम के नीचे अपना इलाज करवा रहा था, रुकता नहीं था वहाँ पे। थेरेपी होने के बाद फिर इसके लोग इसको वापस ले जाते थे। अब ये देखिए, जब इसको पकड़ा भी गया वहाँ से, उस हॉस्पिटल से जहाँ पे ये थेरेपी करवा रहा था, तब भी इसके साथ कोई और नहीं पकड़ा गया। कितनी दूर इसके लोग खड़े होंगे, पब्लिक की नज़रों से दूर, पुलिस की नज़रों से दूर। और आज ये आदमी जिंदा इटालियन पुलिस के हाथ में, और वहाँ का प्रेसिडेंट जो आज के दिन में इटली का प्रेसिडेंट है, उसने आज अपनी स्टेट की पुलिस को शाबाशी दी है। देगा क्यों नहीं। 1982 में इसी प्रेसिडेंट के सके भाई को टोटो के लोगों ने मार दिया था, टोटो रेना के लोगों ने, जो डेनारो का गुरु था। अब प्रेसिडेंट के भाई को जिन लोगों ने मारा था, उस गैंग के लोग आज पकड़े गए तो प्रेसिडेंट खुश तो जरूर होगा। तो ये दोस्तों 100 के करीब मर्डर्स और इस किस्म के सीरियस क्राइम ऑफेंसेस, जिसमें किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल डंपिंग, वेस्ट डंपिंग। और आपको हैरानी होगी, सिसिली में और इटली में जो वेस्ट होता है, अपना इसमें कूड़ा कचरा हम कहते हैं, वो वेस्ट को डंप करने का बहुत बड़ा बिजनेस है। और वो जो पूरे बिजनेस ये आदमी चला रहा था, कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग, इन सब का पैसा पूरे जो इनकी जिसको कंपनी कहते हैं, अपना जो ट्राइब जो होता है इनका माफिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हज़ारों लोगों तक
हर महीने उनका खर्चा पहुंचता था और उसी तरह पुलिस के सोर्सेज तक भी पहुंचता था। अब इसमें जो लेटेस्ट बात आखिरी आपको बता दें कि कहा यह जाता है कि किसी ऐसे आदमी ने जिसको अब पता था कि इसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कैंसर का मरीज़ है, आज नहीं तो कल मरेगा, इसलिए इसको अगर पुलिस के हवाले करवा भी दिया जाता है तो क्लाइंट का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी डील्स अक्सर इटली में क्रिमिनल्स की, माफिया की और पुलिस की होती हैं। पुलिस ही नहीं, पॉलिटिशियंस की भी होती हैं, जजेस की भी होती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी डील तो नहीं कि इनके ही किसी आदमी ने इस आदमी की, ये जानते हो कि आज नहीं कल तो मरना ही है, तो एक डील कर लिया सरकार के साथ कि हम आप इसको आपके हवाले करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे, जो इतने सालों से आपने हमारे लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, इंक्लूडिंग रैनो की बहन। तो ऐसी कोई डील भी हो सकती है जो इटली में नामुमकिन नहीं है। ये इतने बड़े कारोबार आपसी मिली भगत के बिना नहीं चल सकते। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों को रेगुलर पैसा मिलता था सरकार में, उन लोगों ने जिनको अंदर खाते कहीं ना कहीं इसकी हालत की खबर थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया एक बड़ी डील करके। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये केस आगे कैसे बढ़ता है। क्या ये आदमी अपना मुंह खोलेगा कि मेरे गैंग के कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मुझे नहीं लगता। उसको पता है वो आज नहीं तो कल मरने वाला है। विद द कोड ऑफ साइलेंस, मुंह नहीं खोलेंगे, ये भी नहीं खोलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।